सो आज हम लोग लिमिट थ्योरम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और उस लिमिट थ्योरम में हमारा पहला टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। आई होप मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर होगी। एक बार मैं साउंड पे एडजस्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? तो सपोज करो, आप एक सिनेरियो बताता हूँ कि सपोज आप सर्वे करने गए हो। ठीक, क्या करने गए हो? सर्वे करने गए हो। आप सर्वे कर रहे हो लोगों की हाइट की। ठीक है, पीपल्स हाइट आप सर्वे कर रहे हो। आप पूरे पॉपुलेशन मतलब पूरे कंट्री के पॉपुलेशन का क्या एक बार में आप सर्वे कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सपोज हमारा पॉपुलेशन जो है वो एक्स है। ठीक है, अब आप गए, आपने फलाना किसी एक गांव का सर्वे किया। जैसे कि चलो समझते हैं कि आपने नागपुर का सर्वे किया। नागपुर में एक कस्बे का सर्वे किया, उसको हमने बोल दिया x1। एक्स का ही पार्ट है x1। फिर थोड़ा अगले दिन तुमने पुणे का सर्वे कर दिया। फिर अगले दिन तुमने मुंबई का सर्वे किया। अगले दिन तुमने बेंगलोर का सर्वे किया। ऐसे करते करते तुम बढ़ते गए और एन मतलब कि ओवरऑल टोटल टोटल बहुत हद तक तुमने पूरे देश का सर्वे कर लिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि आप जैसे जैसे आप अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हो, मतलब कि पहले केवल एक जगह का, अब 2 जगह का किया, उसके बाद 3 जगह किया, उसके बाद 4 जगह किया, उसके बाद 5 जगह किया, फिर ऐसे करते करते n जगह का कर लिया तुमने सर्वे। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट की संख्या को आप बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब पहुंचते जाते हो। जैसे जैसे आप एक्स एन की तरफ जाना चालू करोगे, वैसे वैसे आप एक्स के करीब पहुंचते जाओगे। एक्स आपका क्या है? टोटल पॉपुलेशन के करीब। ओके, सो इसी को कह रहे जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाओगे, आपका जो एवरेज है वो भी क्या है? एक्स की तरफ रीच करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। वेट, तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। इट स्टेट दैट it states that if you repeat an experiment independently a large number of time, of time and average out the result, what you obtain what you obtain should be close to the expected value। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का फिर आपने क्या सैंपल लेते लेते आप ओवरऑल पॉपुलेशन की तरफ रीच कर रहे हो। तो क्या हो जाता है कि आपका जो एवरेज है वो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब आना चालू हो जाता है। ओके,
आफ्टर ऑल हमारा फाइनल एक्सपेक्टेशंस क्या है? हमारा फाइनल एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमको हमारे पॉपुलेशंस का एवरेज चाहिए। पॉपुलेशंस का एवरेज हाइट आपको गैदर करना था, ठीक है। कॉन्सेप्टली तो वही चाहिए हमको कि एवरेज पॉपुलेशन का हाइट क्या चल रहा है, ये हमको पता करके दो। अब इंडिविजुअल हाइट का क्या ही कर लेगा गवर्नमेंट, कुछ कर तो सकता नहीं है। तो हमको टोटल पॉपुलेशंस के हाइट से मैटर करता है। तो वैसे ही हमने क्या किया, एक जगह का सैंपल लिया, दूसरी जगह का सैंपल लिया, फिर अपने सैंपल्स की संख्या को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और धीरे धीरे वो करीब उनका जो एवरेज है, हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल पॉपुलेशन का था, उनके करीब पहुंचना चालू हुआ, ठीक है। अब इसी में चलो, जो चीज मैं तुमको एवरेज आउट बता रहा हूं उसी को हम क्या बोलेंगे, सैंपल मीन, ठीक है। और सैंपल मीन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बार से, ओरिजिनल पॉपुलेशन का। ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसा करते करते हमारा क्या हो जाएगा, xn तक के चला जाएगा। और उसके बाद इसको कर देंगे हम लोग डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, n, ठीक है। सो वेयर समटाइम जो x बार है, इस x बार को हम लोग एम एन से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो इफ ये जो x आई है, x1 x2 x3, ये हैव सी डी एफ f of x, we might show the sample mean by mn(x), फंक्शन के फॉर्म में शो करना चालू कर देंगे, क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में तो फंक्शन के फॉर्म में शो कर देंगे। तो उस केस में आपका मीन क्या हो जाएगा, mn(x), ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं इसी में, अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड लिखना चाहूँ, मैं इसका एक्सपेक्टेशंस लिखना चाहूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल में अगर मैं लिखना चाहूँ, तो लिनियरिटी फॉलो कर रहा है, लिनियरिटी फॉलो कर रहा है, तो यही फंक्शन सब में अप्लाई हो जाएगा। x2 प्लस ई ऑफ x3, ये ब्रैकेट है ना, बार बार ब्रैकेट डालना पड़ेगा बोल के नहीं डाल रहा हूँ, ई ऑफ xn डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, n। ओ माय गॉड, समटाइम, ओके। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 xn तक गया, तो ये हमारे क्या ट्रू पॉपुलेशन के एक्सपेक्टेशंस की तरफ रीच करना चालू हो गया। तो इसको ऐसे समझो, उस समय सैंपल का एक्सपेक्टेशंस भी है, वो हमारा ट्रू पॉपुलेशन जो x है उसके एक्सपेक्टेशंस की तरफ रीच करना चालू कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन ई x1 divide, sorry, not, okay, n ex, ठीक है, n टाइम ex हो जाएगा डिवाइडेड बाई n, n और n कट जाएगा और हमारा हो जाएगा e ऑफ x। तो जो हमारा सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशंस हमारे ट्रू मीन के एक्सपेक्टेशंस की तरफ रीच करना चालू हो गया है, ट्रू पॉपुलेशंस के मीन्स के, ओके। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर।
ये तो हो गया हमारा सैंपल मीन देने का तरीका। अब हम वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन को देख लेते हैं। मैंने रेड कलर ही सब यूज कर क्या ओके। वेरिएंस of sample mean x bar is given by variance of x bar, कलर चेंज कर लेते हैं यार नहीं तो फिर दिक्कत, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, फिर लिनियरिटी फॉलो कर देगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसा xn और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ये क्यों आया एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको पता है, हम वी नो दैट वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये पता था ओके। तो वहां से आपका ये एन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि ये एन एक्स है ना, पर एन टाइम एक्स आया तो उस वहां से बाहर एन स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ओके। एंड देन ये आपका क्या हो जाएगा एन वॉर ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स वॉर ऑफ एक्स नॉट एन वेरिएंस ऑफ एक्स एन टाइम and then this is and then divided by n square is equal to variance of x divided by n। तो सैंपल मीन का वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय n होगा ओके। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इसको याद रखना क्योंकि ना इसका हम लोग यूटिलाइजेशन आगे के स्टेप्स में करेंगे, इसका भी यूटिलाइजेशन आगे के स्टेप्स में हम लोग करेंगे ठीक है। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। बट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमको दो चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मतलब कॉन्सेप्चुअली बोले तो हमको पहले तो मार्कोव इनइक्वालिटी अपने को पता होना चाहिए, मार्कोव इनइक्वालिटी, क्योंकि मार्कोव इनइक्वालिटी का यूज होगा आपका मार्कोव इनइक्वालिटी का यूज होगा आपका चेबिसेव में और चेबिसेव इनइक्वालिटी का हम लोग यूज करेंगे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या के साथ, मार्कोव इनइक्वालिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। मार्कोव इनइक्वालिटी, तो मार्कोव इनइक्वालिटी क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है जहां पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और उनका कोई फाइनाइट वैल्यूज आ रहा है, फाइनाइट एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, तो मार्कोव जो है ना उसके प्रोबेबिलिटी का लिमिट को बता पाता है, मतलब कि कितना एक्सट्रीम वैल्यू तक का उसका जा सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू कितना हमारा और रैंडम वेरिएबल अचीव कर सकता है वो बताता है ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि सपोज लेट x बी अ नॉन नेगेटिव
रैंडम वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए विथ अ फाइनाइट एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, e of x, then for any number a greater than 0 आपका probability of x greater than equal to a हमेशा less than equal to expected value of x divided by a होगा। और इसी को हम लोग मार्कअप बाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कअप बाउंड। मतलब ये इससे कम रहेगा आपकी प्रोबेबिलिटी। ए आपका वैल्यू रहेगा एक्स का उस समय, उस कंडीशन में, मतलब ए उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा ऐसा। नाउ लेट्स सी कि ये जो डेरिवेशन है ये आया तो आया कैसे। ओके, तो ये डेरिवेशन आया कैसे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक कर्व है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। यहां पर हमने कोई वैल्यू ली हुई है a, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इधर की जो प्रोबेबिलिटी है, हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 1। इधर की प्रोबेबिलिटी को मैं बोल रहा हूं 1 x ग्रेटर देन a, और इधर की प्रोबेबिलिटी को मैं बोल रहा हूं, इधर की प्रोबेबिलिटी को मैं बोल रहा हूं 1 x लेस देन a की प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू 1 x लेस देन a मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस e x इंटू 1 x ग्रेटर देन a। यही तो होता है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू, रैंडम वेरिएबल इंटू आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, उनका सम अप हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से देखना कि हमको पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, यहां से पता चला x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लिकेशन करता हूं, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों की तरफ x ग्रेटर देन a, और यहां भी 1 x ग्रेटर देन a। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो इनइक्वालिटी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? राइट। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं एक्सपेक्टेशंस लगा दूंगा, ठीक है। दोनों तरफ मैंने एक्सपेक्टेशंस लगा दिया। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ 1 ऑफ x ग्रेटर देन a इंटू x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ a 1 ऑफ x ग्रेटर देन a, ठीक है। यही हो गया। अब तुमको पता है, मुझको पता है कि इस लाइन को गौर से देखो। इस लाइन को अगर गौर से देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि जो ये e ऑफ x है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, मतलब ज्यादा इक्वल ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा इसके, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि e, और ये यही वाला तो टर्म ये है, राइट। ये बार बार ऑटो करेक्ट क्यों ले रहा? ओके,
तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो e ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इस वाले पर्टिकुलर टर्म का रहेगा 1 x ग्रेटर देन a इंटू एक्स। और मुझे पता है ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है a 1 ऑफ x ग्रेटर देन a, यही है हमको पता है राइट। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं इस वाले टर्म को अगर मैं हाइड करना चाहूं तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं e ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ये e ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a इंटू 1x ऑफ a। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a। यही तो है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। तो इसका मैं इसको ऐसे ए पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख सकता हूं, ऑफकोर्स लिख सकता हूं राइट। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू e ऑफ x डिवाइडेड बाई a। क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? आई बिलीव मैं लिख सकता हूं राइट। तो यहां से हमारा जो मार्कॉव का जो मार्कॉव बॉन्ड की गारंटी आ गई। ओके, तो मार्कॉव जो है मार्कॉव gives guaranteed upper bound। ये आपका अपर बाउंड के बारे में बात कर रहे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा उससे कम होगी, मार्कऑफ बाउंड से कम होगी। ऑन हाउ एक्सट्रीम एक्स कैन बी, कितना एक्सट्रीम हम लोग x को ले सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने a को लेके देखा x की जगह, मतलब x की वैल्यू एज a, तो कितना गया ऐसा। इसका मेरे पास आई थिंक एक इमेज भी होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्कॉव बॉन्ड। सो लेट मी जस्ट शो यू। सपोज करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं यार। ओके, इसको यहां ले आया मैं, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दिया। आई होप ये विजिबल होगा। यप। तो अगर आप गौर से देखो तो अभी हमारा जो a है, a की वैल्यू, ये हमारी a की वैल्यू है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये जो है हमारा a, हमने a इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है, अभी 2 लिया हुआ है, ठीक है। और अब जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हमने a इज इक्वल टू 2 लिया है, और हमारा जो है मार्कॉव बॉन्ड जो है वो हमारा कितना आ रहा है ये बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा मार्कॉव बॉन्ड हो जाएगा ई एक्स डिवाइडेड बाई ए, जो कि हमारा मार्कॉव बॉन्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे, तो वो जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.5 के करीब। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, 0.5 के करीब आया है ये, मतलब 0.5 के करीब, क्या 0.5 ही आया है बोलो ना भाई। उसको कैलकुलेट कर लेना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई आपने क्या कर दिया, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपका ई ऑफ एक्स आया था आपका क्या 1, और डिवाइडेड बाई आपने क्या कर दिया 2, तो आपको वैल्यू मिल गई क्या बोलते हैं 0.5। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है
प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a। x कितना, ये मतलब a कितना है 2, ग्रेटर देन 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये, और ये हमेशा जो रहेगी वो मार्कअप बॉन्ड 0.5 से कम रहेगी। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है आपका मार्कअप बॉन्ड, द मार्कअप इनइक्वालिटी, इस चीज को प्रूफ। अब हम लोग बात करेंगे वो है चेबीशेव। इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली मुझे सही से मिला नहीं। इनइक्वालिटी, चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी मार्कअप की इनइक्वालिटी को यूज करता है, ठीक है, और उसके बाद ही इसको प्रूफ करता है। तो चेबीशेव क्या कहता है कि लेट x be a random variable, सेम मार्कअप जैसे बोला, with finite expected value, और यहां म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया है, एंड फाइनाइट नॉन जीरो वेरिएंस। नॉन जीरो वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। देन फॉर एनी रियल नंबर k greater than 0, चेबीशेव क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू will be greater than equal to k sigma, स्टैंडर्ड डेविएशन है, and it will be less than equal to 1 by k square। ठीक है, और अगर हम लोग एक ही टर्म में लिखना चाहें तो इसको एक ही टर्म में लिख सकते हैं, और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है अगर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन a will be less than equal to sigma square divided by a square, ये रहेगा। ठीक है, k आपका क्या है इसको एक बार देख लो। k आपका कुछ नहीं है, k आपका क्या है, आपका नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस है। 1 डेविएशन, 2 डेविएशन, 3 डेविएशन, 4 डेविएशन, ऐसा। ठीक है, तो वो आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको हम लोग बाद में भी यूटिलाइज करेंगे तो उसको देख लें। अब इसका हम लोग प्रूफ लिखते हैं, मतलब कि आया तो आया कैसे, ये जो इनइक्वालिटी है ये आ कैसे रही है, इस चीज को लिखते हैं। तो इसका हो गया हमारा प्रूफ। We know that from Markov, we know that if random variable, suppose y is greater than 0, 0 नहीं ले रहे हैं, greater than 0, greater than 0, be a non-negative random variable and a greater than 0
देन मार्कअप क्या कहता है, probability of y greater than equal to a will be less than equal to e of y divided by e। यही तो हमारा मार्कअप बोल के गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल, ये अपन कर, लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल y which will be equal to x minus mu का स्क्वायर which is greater than equal to 0, ये हमने डिफाइन किया। डिफाइन तो कर ही सकते हैं ना। और ये वेरिएबल क्या कह रहा है, ये आपका वेरिएबल क्या है, डेविएशन, स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। ये आपका मीन है, उसका डेविएशन निकल के एक्स माइनस म्यू किए तो, और उसका स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो हमारा जो ई ऑफ वाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर which is nothing but variance of x which is equivalent to sigma square। यही तो है ना वेरिएंस ऑफ एक्स। सेकेंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स। नाउ apply Markov's inequality with y and let's say and a is equal to e square epsilon square when epsilon is greater than 0। epsilon एक वैल्यू डिफाइन किया है, a की वैल्यू को हम लोग ऐसे डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो हमारा जो p होगा वो क्या होगा, x माइनस म्यू का स्क्वायर जो कि y है, y हमने यहाँ पर लिखा ना, x माइनस म्यू का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a विच इज एप्सिलॉन स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज नथिंग बट एप्सिलॉन स्क्वायर, इसीलिए हमने ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर को डिफाइन किया, ठीक है। अब चूंकि ये ऐसा लिखा हुआ है तो एक चीज गौर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर लिखा है मैंने, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू मॉड्यूलो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमको पता है, हमने क्या लिया, उसको मॉड्यूलो के फॉर्म में लिया और एप्सिलॉन लिया। ऐसा लिखूंगा तो प्रोबेबिलिटी में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी तो अपना उतना ही वैल्यू अचीव करेगा ना, कुछ डिफरेंट वैल्यू तो अचीव नहीं करने वाला, राइट। विच विल बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, ओके। तो यहां से अगर मतलब कि अगर हम लोग स्क्वायर को हटा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो उतनी ही रहेगी ना, प्रोबेबिलिटी तो अपनी, अगर मैक्स वैल्यू उसका 1 जाना है तो 1 ही तक जाएगी, उससे कम तो नहीं जाएगी, सेम। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तो इसका इक्विवेलेंस हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अब हम रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन को
के सिग्मा से। सपोज हमने एप्सिलॉन को के सिग्मा से रिप्लेस किया, वेयर के सिग्मा जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा के सिग्मा जो है हमारा मतलब के जो है वो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सिग्मा मतलब कि उतने बार हमारा। तो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर अगर कोई यार जब मैंने तुमको नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस बताया था तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन समझाया तो था उस समय। तो सपोज ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा के पड़ा हुआ है, तो ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन पड़ा हुआ है ना कि के। यहाँ पर सपोज हमारा एप्सिलॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो मतलब नहीं, यहाँ पर एप्सिलॉन पड़ा हुआ है, ये पर सपोज म्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन है, तो ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, या फिर इधर अगर एप्सिलॉन पड़ा है तो ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन फार फ्रॉम मीन है, तो वो के की वैल्यू रहेगी, के एप्स मतलब के इंटू सिग्मा। सिग्मा ही तो होता है ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो के इंटू सिग्मा रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग ये ज्यूम करने के ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब कि 0 स्टैंडर्ड डेविएशन तो बीच में ही, मतलब कहाँ ही रहेगा वो। तो फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू के सिग्मा ले लिया, अब फिर हम उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। बस हम लोग रिप्रेजेंटेशन के तरीके को चेंज कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य मीनिंग तो सेम ही रहेगा। लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एक ही जगह हमने रिप्लेस नहीं, एप्सिलॉन की जगह हमने के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कैंसर, और ये हमारा हो जाएगा लेस देन 1/k स्क्वायर। तो ये एक लिखने का तरीका है। कई बार क्या रहता है कि आपको न्यूमेरिकली आपको के की वैल्यू दी रहेगी, तो उस कंडीशंस में आप लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाओगे, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशंस में है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके बेसिस पे आप लोग लिख सकते। तो ये हो गया आपका चेबिशेव। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वीक लॉ, मतलब हमने दोनों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब अपन अंडरस्टैंड करते हैं जो है वो है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक law of large number. Weak law of large number WLN एक्चुअली चेबिशेव की प्रॉपर्टी को यूज करता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एंड में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि जैसे जैसे आप लोग सैंपल की संख्या को बढ़ाते जाओगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल मीन रीचिंग दी population or true mean will be getting close and close, मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपका कन्वर्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, क्लोज एंड क्लोज टू 0। ओके, सो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर says let x1, x2, x3 up to xn be IID
independent and identical distributed random variable with finite expected value e of xi equal to mu less than infinity, then for any epsilon greater than 0, एप्सिलॉन मैंने बता दिया था, एप्सिलॉन वही के सिग्मा है, मतलब कि कितना अवे फ्रॉम द मीन चल रहा है आपका, मीन से कितना अवे है। अगर वन के की वैल्यू 1 है तो मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है। के इज इक्वल टू 1.5 है तो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, ठीक है। देन लिमिट n tends towards infinity for p of sample minus true greater than epsilon is equivalent to 0। मतलब वो पर्टिकुलर एप्सिलॉन के बाद हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0। मतलब कि उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो सैंपल मीन है वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन के इक्विवेलेंस नहीं होगा, लेकिन उसके करीब पहुंचते जाएगा इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की सेंस पे वो उसके करीब पहुंचते जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रूफिंग है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोग चेबीशेव यूज करने वाले हैं तो बहुत सिंपल रहेगा। तो लेट्स एज्यूम वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज फाइनाइट। तो फाइनाइट है तो हम लोग क्या है, चेबीशेव लगा सकते हैं, चेबीशेव इनइक्वालिटी को लगा सकते हैं। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी को अगर हम लोग लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन will be equivalent to less than variance of x bar divided by epsilon का स्क्वायर, यही हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ही तो लिखते हैं ना, तो वो सिग्मा स्क्वायर की जगह मैंने वेरिएंस लिख दिया, विच इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स बार को आप लोग कैसे लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंड्स टूवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब जैसे जैसे मैंने सैंपल की संख्या को बढ़ा दी, इधर मैंने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया, इधर मैंने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया, तो जैसे जैसे मैं n डिनोमिनेटर मेरा इंफिनिटी की तरफ डिनोमिनेटर जैसा जैसा मेरा डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मेरी ये जो ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस होते होते कितना 0 की तरफ पहुंच जाएगी। तो वही तो कह रहा हूं कि जैसे जैसे हमारा सैंपल की संख्या बढ़ेगी, हमारा सैंपल मीन कन्वर्ज होगा हमारे ट्रू मीन की तरफ इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितना जाएगा, 0, तो 0, इसीलिए 0 की तरफ कन्वर्ज। तो इस केस में क्या हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी जो है आपका कन्वर्ज हो गया, प्रोबेबिलिटी कन्वर्ज as n tends to infinity, मतलब हमने सैंपल की संख्या को बढ़ाने चालू कर दी। तो
तो इसी के साथ आज हमने WLLN को कवर कर लिया, ठीक है। मैं इसके बाद सेंट्रल लिमिट थ्योरम को कवर करता हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को जब हम लोग कवर करेंगे तब मैं इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कवर करूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूं, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ना कई बार लोग सेपरेट सर्च करते हैं, तो मैं इसको इसमें ना इंक्लूड करके एक सेपरेटली इंक्लूड करना ज़्यादा अच्छे से प्रीफर करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं इसी के साथ कंबाइन करके देखता हूँ कैसे करूँगा। वैसे मैं इसको कल तक लाने की कोशिश करता हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम को। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।